गुड आफ्टरनून दोस्तों। आरपीएस इंस्टीट्यूट जौनपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच में लाए हैं होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसका एग्ज़ाम 2 फरवरी 2025 को होने वाला है। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, होम्योपैथिक फार्मेसी में वाहक के रूप में उपयोग किए जाने वाले अल्कोहल में मुख्य रूप से कौन सी अशुद्धि पाई जाती है? तो इसमें जो पानी होता है यही अशुद्धि इसमें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा होम्योपैथी में उपयोग किए जाने वाला वाहक नहीं है? इसमें डी है आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी फार्मेसी में मरहम तैयार करने के लिए कौन सा वाहक उपयुक्त है? इसमें सी है वैसलीन। अगला प्रश्न है हमारा, होम्योपैथी में उपयोग किए जाने वाले वाहकों की शुद्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया क्या है? इसमें सी ऑप्शन सही है, मानकीकरण। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ठीक से निष्फल नहीं किया हो तो निम्नलिखित में से कौन सा वाहक बैक्टीरिया से दूषित होता है? इसमें सी होगा अशुद्ध जल। अगला प्रश्न है हमारा, होम्योपैथिक फार्मेसी में तरल विलयन तैयार करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन होगा ए सक्सेशन मशीन। अगला प्रश्न है, होम्योपैथिक ग्लोब्यूल्स में कौन सा वाहक उपयोग किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है अल्कोहल, दूसरा है ग्लिसरीन, उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारा दूध की शक्कर, जैतून का तेल। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, होम्योपैथिक फार्मेसी में उपयोग की जाने वाली वैसलीन में निम्नलिखित में कौन सी संभावित अशुद्धि हो सकती है? इसमें बी होगा धूल। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी में ट्रिट्यूरेशन मशीन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, दवाओं को वाहक के साथ बारीक पीसने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, होम्योपैथिक फार्मेसी में परकोलेटर का मुख्य कार्य क्या है? इसमें बी सही होगा, पौधों के पदार्थों से सक्रिय घटक निकालने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, परकोलेशन की प्रक्रिया में होम्योपैथिक फार्मेसी में सबसे सामान्यतः कौन सा विलायक उपयोग किया जाता है? तो इसमें अल्कोहल जो होता है वही उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, परकोलेटर में कौन सी परत पाउडर के पदार्थ को परकोलेशन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है? तो इसमें फिल्टर परत होगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, परकोलेशन और मैसरेशन प्रक्रियाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, पदार्थों के माध्यम से विलायक का गुजारना और मैसरेशन में भिगोना शामिल है। अगला प्रश्न है, मैसरेशन में पौधे के पदार्थ को सामान्यतः कितने समय तक विलायक में भिगोया जाता है? तो 7 दिन तक क्या किया जाता है? भिगोया जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परकोलेटर में उपयोग किए जाने वाले सामान्य परत हैं? इसमें डी होगा तापन परत। फिर 99 नंबर का प्रश्न है, परकोलेशन विधि का मैसरेशन का पर मुख्य लाभ क्या है?
तेज निष्कर्षण इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मैसरेशन में अधिकतम निष्कर्षण सुनिश्चित करने के लिए विलायक का उपयोग कैसे किया जाता है? इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 100 प्रश्न पूरे हो गए आप लोग के। अगला है 101 नंबर का, टैबलेट्स और पिल्स के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा। टैबलेट्स को संपीड़ित किया जाता है, पिल्स को ढाला जाता है। 102 नंबर का है, किस प्रकार की टैबलेट को जीभ के नीचे घुलने के लिए डिजाइन किया गया है? सी सही है, सबलिंगुअल टैबलेट्स। फिर टैबलेट कोटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? टैबलेट कोटिंग का मुख्य उद्देश्य है हमारा दवा को विघटन से बचाने के लिए। टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किस चीज़ को मापता है? तो इसमें ए होगा, ऑप्शन ए सही होगा। 105 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार की टैबलेट को पेट के बजाय आंत में घुलने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, एट्रेटिक कोटेड टैबलेट्स। फार्मास्यूटिकल्स उपयोग में टैबलेट को संपीड़ित करने के लिए किस मशीन का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? इसमें सी होगा, रोटेटरी टैबलेट प्रेस। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, टैबलेट निर्माण में डिसोल्यूशन टेस्ट का उद्देश्य क्या है? इसमें बी ऑप्शन सही होगा, टैबलेट। फिर अगला प्रश्न है, टैबलेट उत्पादन में ग्रेनुलेटर का कार्य क्या है? तो इसमें बी सही होगा, पाउडर्स को ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, इन्फ्रारेस्सेंट टैबलेट का क्या अर्थ है? इसमें पहला होगा, एक टैबलेट जो पानी में घुलने पर गैस छोड़ती है, यही इसमें क्या होगा, सही होगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, टैबलेट निर्माण में बाइंडर्स की क्या भूमिका है? इसमें बी होगा, घटकों को एक साथ रखने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसका उपयोग संपीड़न के दौरान टैबलेट को डाई से चिपकाने से रोकने के लिए किया जाता है? इसमें लुब्रिकेंट्स होगा। अगला प्रश्न 112 नंबर का, टैबलेट निर्माण में डिसइंटीग्रेट्स जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि टैबलेट का पाचन तंत्र कहीं पाचन तंत्र में टूट ना जाए। अगला प्रश्न है हमारा, टैबलेट में दवा की एकरूपता की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिसोल्यूशन टेस्ट का इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कठोरता मापने के लिए विशेष रूप से किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो कठोरता मापने के लिए हम लोग टैबलेट की कठोरता मापने वाले उपकरण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसके बाद च्यूएबल टैबलेट किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो ये होगा निगलने से पहले चबाने के लिए। होम्योपैथिक दवा की मुख्य परिभाषा क्या है? इसमें बी सही होगा, उच्च स्तर की पतली दवा जो शरीर की चिकित्सा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करती है। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, होम्योपैथी में नई दवा शब्द का क्या अर्थ है? एक दवा जो होम्योपैथिक प्रथाओं में नई तरह से पेश की गई हो, यही सही होगा। फिर उसके बाद अगले नंबर का प्रश्न है, 50 मिलीजिमल पैमाना डेसिमल पैमाने से कैसे भिन्न है? इसका उत्तर ए होगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा,
होम्योपैथिक दवाओं में पोटेंसी का क्या महत्व है? इसका ऑप्शन ए सही होगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, होम्योपैथिक दवाओं को तैयार करने की मुख्य विधि क्या है? तो इसमें दूसरा हमारा सही होगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, होम्योपैथी में किस पैमाने के सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है? इसमें सी होगा 50 मिलीजिमल पैमाना। उसके बाद 126 नंबर का प्रश्न है हमारा, होम्योपैथी में पोटेंसी विशेष रूप को क्या मापता है? तो बी दवा की प्रभावशीलता को। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी दवाओं की तैयारी में सक्सेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो सक्सेशन शब्द का अर्थ होता है दवा को पतले पदार्थों को जोर से हिलाना, यही इसका क्या होगा अर्थ होगा। इसमें बी सही है। निम्नलिखित में कौन सी पोटेंसी अधिक पतली होती है? तो 200 सी की पोटेंसी अधिक पतली होती है। अगला प्रश्न है हमारा, डेसिमल पोटेंसी पैमाने का मुख्य उपयोग क्या है? इसमें सी सही होगा। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी में 50 मिलीजियम सेंटीसिमल पोटेंसी के बीच का संबंध है, तो इसमें सी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा होम्योपैथिक दवाओं की तैयारी की विधि है? तो इसमें फर्मेंटेशन होगा, सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, फार्मास्यूटिकल उद्योग में प्लास्टिक कंटेनरों को उपयोग का नुकसान क्या है? इसमें बी सही है। बी सही है, सॉरी ये नहीं है, बी वाला सही है। उसके बाद प्लास्टिक कंटेनरों का कांच के कंटेनरों का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका लाभ ए सही है। देख लीजिए, ये वाला अधिक टिकाऊ और नहीं टूटने वाले होते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स के लिए कांच के कंटेनरों के साथ समानतः कौन सा क्लोजर उपयोग किया जाता है? तो ए रबर क्लोजर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा क्लोजर संदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा सुरक्षा प्रदान करता है? तो सी रबर क्लोजर। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में प्लास्टिक क्लोजर का उपयोग करने का लाभ क्या है? तो लाभ इसका ए है, उपयोग आसानी से होता है इसका। अगला प्रश्न है, अस्थिर तरल पदार्थों के लिए कौन सा कंटेनर सबसे उपयुक्त होता है? तो रबर स्टॉपर कंटेनर, यही सही है। अगला प्रश्न है, फार्मास्यूटिकल्स के दीर्घकालिक भंडारण के लिए कौन सा कंटेनर उपयुक्त है? तो बी कांच का कंटेनर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सिरप का सामान्य उपयोग नहीं है? तो सी। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, फार्मास्यूटिकल्स में सिरप तैयार करने की मुख्य विधि क्या है? तो इसकी मुख्य विधि बी इसमें सही है, गर्म विधि। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिरप का सामान्य उपयोग नहीं है? तो सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश फार्मास्यूटिकल सिरप में मुख्य घटक क्या होता है? इसमें चीनी होता है। उसके बाद होता है, सिरप की तैयारी में निम्नलिखित में कौन सा सामान्य संरक्षक है? इसका बी सही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिरप विशेष रूप से बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है? तो सही है सब। फिर उसके बाद है, सिरप की तैयारी में पानी की क्या भूमिका होती है? तो पानी की भूमिका यही होती है कि यह चीनी को क्या करता है, घोलता है। अगला है, सिरप में स्वाद देने वाले पदार्थ को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? अप्रिय स्वाद को छिपाने के लिए, जिससे बच्चे उसको आसानी से पी सकें। अगला है, सिरप की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अक्सर कौन सी विधि उपयोग की जाती है? इसमें सभी है, पीएच परीक्षण, क्रोमेटोग्राफी, संवेदी सब होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला सिरप का उदाहरण है? इसमें हमारा डी क्या होगा? बी सही होगा, खांसी का सिरप। आगे प्रश्न है 149 नंबर। सिरप की तैयारी में गर्म विधि के दौरान गर्मी की क्या भूमिका होती है? तो चीनी को घोलने के लिए। फिर उसके बाद होता है होम्योपैथिक किस सिद्धांत पर आधारित है? जैसा इलाज वैसा इलाज पर ये क्या होती है? आधारित होती है होम्योपैथी हमारी। होम्योपैथी सिरप तैयार करने में कौन सा घटक मुख्य रूप से उपयोग होता है? तो इसमें मदर टिंचर क्या होता है? उपयोग होता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, होम्योपैथी सिरप किस प्रकार के रोगों में उपयोग होता है? तो बी इसमें सही होगा, सर्दी जुखाम खांसी एलर्जी में इसका क्या होता है? उपयोग होता है। होम्योपैथी सिरप में शुगर सिरप का क्या उपयोग होता है? तो स्वाद को सुधारने के लिए इसका क्या होता है? उपयोग होता है। होम्योपैथी सिरप को स्टोर करते समय सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए? इसको अवशोषण को आसान करने के लिए या सीधी धूप और गर्मी से दूर रखने के लिए हमको इसको क्या करना चाहिए? दूर रखना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा औषधि के लिए सामान्य वाहन है? इसमें पैराफिन क्या होगा? सही होगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है लैलोलीन की मुख्य विशेषता क्या है? एक प्राकृतिक इमल्सिफायर है या? उसके बाद हार्ड साबुन की विशेषता क्या है? इसमें सी सही होगा, या आमतौर पर पशु से बनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। RPAS कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्रतिदिन ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।